हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल डू प्लस और मैं हूँ नवनाथ। आज हम इस एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं आज हम। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जो जलवायु बदलती रहती है, जिससे लोगों का ध्यान कुछ बातों पर गया होगा, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज अपने डंठल से कैसे गिरते हैं और गिरे बीजों का अंकुरण कैसे होता है और उनसे पौधे कैसे निकलते, ये सब उन्होंने देखा होगा। इसी तरह उन्होंने कुछ पौधों की देखभाल भी करना शुरू किया होगा और जानवरों और चिड़ियों से पौधों की रक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके। वो जो पौधे हैं उनकी रक्षा जो जानवर और चिड़ियों से उन्होंने की होगी और उनके बीज वो पा सके, क्योंकि उनके बीजों से ही वो अगली बार वो पेड़ या वो अनाज वो बो सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए होंगे। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है वह एक कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो आज हम डॉग्स देखते हैं उनका वो जंगली पूर्वज था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे आदि प्राणियों को भी पालतू बनाया होगा और इसी तरह धीरे धीरे लोग पशुपालक भी बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन देखते हैं। लोगों के द्वारा जो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया कहते हैं। ये बसने की प्रक्रिया कहते हैं उन्हें। ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। जो जंगली पौधे और जानवर है वो अलग होते हैं और ये जो उन्होंने पौधे लगाए थे और जो जानवर उन्होंने पालतू बनाए थे वो अलग है। ये बसने की प्रक्रिया में वो शामिल है। ये पूरी दुनिया में ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज जो हम भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई है। जो कृषि के लिए हमने सबसे प्राचीन फसलें ली है वो है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ का उपयोग सबसे पहले किया था और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर, उसमें कुत्ता तो अभी आपने देखा है, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी, इनको भी पालतू बनाया गया। आगे देखते हैं इनकी नई जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। जैसे अनाज जो है उसके उपयोग देखते हैं। बीज यानी कि सीड, इसके लिए कर सकते हैं। खाद्य ऑब्वियसली खाने के लिए अनाज का उपयोग होता ही है। गिफ्ट यानी कि उपहार देने के लिए भी अनाज का उपयोग करते थे और भंडारण स्टोरेज करने के लिए भी अनाज का उपयोग किया जाता है। और भोजन के भंडारण का और एक तरीका देखते हैं, जिससे पशुपालन से हमें खाना तो मिलता ही है, दूध भी मिलता है। अब इस मैप में देखिए, इस मैप में दिखाए गए संपूर्ण जो नवपाषाणिक पुरास्थल में पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के जो साक्ष्य मिले हैं वो इन जगहों पर मिले हैं। जैसे कौन सी जगह देखते हैं हम, ये रहा बुरजोम जो कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है,
दाओजली हेडिंग है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये कोल्डी हवा और महागढ़ा दोनों एमपी में है। भीमबेटका ये भी एमपी में है, लेकिन ये पूरा पाषाणिक स्थल है। और देखिए पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर ये कर्नाटक में है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं सब। वास्तव में उन जगहों पर कुछ जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ये जो जगह हमने देखी अभी मैप में, इन जगहों पर कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। जो पूरा महाद्वीप है उसके विभिन्न जगहों पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। आगे देखते, कुछ पुरा स्थल देखते हैं और वहाँ पे कुछ अनाज मिले हैं और हड्डियाँ मिली है, वो देखते हैं। मेहरगढ़ में जो आधुनिक पाकिस्तान में, वहाँ पर गेहूँ, जौ ये अनाज मिले हैं और भेड़ बकरी मवेशी इनकी हड्डियाँ मिली है। कोल्डी हवा ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में, सॉरी, कोल्डी हवा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, और महागढ़ा ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। अभी आज की बात कर रहे हैं हम। ओके, वहाँ पे चावल दोनों जगह पे कॉमन है, और जो जानवरों की हड्डियाँ और उनके टुकड़े मिले हैं, और महागढ़ा में मवेशियों के हड्डियाँ मिली है। गुफक्राल ये आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ पर गेहूँ और दलहन ये अनाज मिले हैं। बुर्ज होम ये आधुनिक कश्मीर में ही है। यहाँ पर गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इनके भी अवशेष मिले हैं। चिरांद जो बिहार में, आधुनिक बिहार में, वहाँ पर गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल इनके अवशेष मिले हैं। हल्लूर जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है अभी, वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि मिले हैं। पय्यमपल्ली जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर काला चना है, ये कुछ अलग है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि मिले हैं। आगे देखते, वहाँ पर स्थायी जीवन की ओर हम कैसे देख सकते, इसके बारे में बात करेंगे। पुरातत्वविदों को वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले। जैसे बुर्ज होम कश्मीर में लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे, जिसे ही गर्तवास कहते हैं। गर्तवास, इसमें ऑब्वियसली उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, और ठंड के मौसम में ये सुरक्षा देता था, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में तो बर्फ ही गिरती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उन्होंने जो घर बनाए वो जमीन के नीचे बनाए। और जो पुरातत्वविद है उन्हें और भी कुछ चीजें मिली, जैसे कि घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने की जगह मिली है। इससे यह पता चलता है कि वे लोग मौसम के अनुसार खाना पकाते होंगे। जैसे गर्म के मौसम में बाहर खाना पकाना जमीन के ऊपर, और ठंड के मौसम में जमीन के अंदर भी खाना पकाते होंगे। बहुत से जगहों पर पत्थर के औजार मिले हैं, जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से कुछ भिन्न है। इन्हें ही नवपाषाण युग का माना गया है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। और इन औजारों को अधिक धार और पॉलिश चढ़ाई जाती थी, इसलिए वो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न थे। ये देखिए, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, ये औजार है, पॉलिश देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये मिट्टी का घड़ा है, लाल मिट्टी का घड़ा। ओखली और मूसल जो दो उपकरण मिले हैं, इसका तो यूज हम आज भी करते हैं।
इनका प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए करते होंगे। और कुछ औजार मिले वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे, हड्डियों से। और जो नवपाषाण युग में पूरा स्थलों से मिट्टी के बर्तन, अभी आपने देखा, ये देखिए मिट्टी के बर्तन मिले। ये मिट्टी के बर्तन कई प्रकार के थे जिन पर अलंकरण भी था, यानी कि चित्र बनाए थे, कुछ अलंकरण किया था। इस बर्तनों का यूज क्या करते थे? उपयोग की चीजें रखना, खाना बनाना, इसके लिए इस बर्तन का यूज करते थे। उनके आहार का मुख्य हिस्सा क्या था? चावल, गेहूं, दलहन, ये था। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इनके साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ हुए होंगे? नहीं, ये परिवर्तन एक साथ एक जगह नहीं हुए। बहुत से जगह पर लोग मौसम के अनुसार परिवर्तन करते थे। जो मौसम रहता होगा उसके अनुसार लोग अपने आप में बदल करते होंगे। ये कुछ नवपाषाण युग के उपकरण अभी आपने देखे। आगे देखते हैं, जनजातियां, वहां के ट्राइब्स कैसे थी। ये जो जनजातियां थी, वहां के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज्यादातर एक परिवार से दूसरे परिवार संबंधित थे, क्योंकि बस्तियां छोटी छोटी थी, लोग ज्यादा दूर नहीं रहते थे। वहां पे उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। क्या था? नाच गाना, वो नाचते थे, गाते थे। घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। और उन जनजातियों में कुछ जो अनुभवी व्यक्ति थे, नौजवान योद्धा थे, पुरोहित, इनको नेता मानते थे। और जो वयस्क महिलाएं, उनको सम्मान दिया जाता था। ये भी कुछ अलग बात है। जो सांस्कृतिक परंपराएं विशिष्ट और समृद्ध थी उनकी, इसमें वो भाषा का यूज करते थे, संगीत का यूज करते थे, कहानियों का यूज करते थे, चित्रों का यूज करते थे, चित्रकारी करके। उनके अपने देवी देवता भी थे, देवी देवताओं के वो चित्र बनाते होंगे, कहानियां उनके ऊपर रचते होंगे। जमीन में जंगल, घास के मैदान, ये पानी इंपॉर्टेंट, ये पूरे उनके कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। पूरे कुनबे की संपत्ति थी, किसी एक की यहाँ पर ये संपत्ति नहीं मानी जाती थी। इनका पूरा का पूरा यूज सभी एक साथ करते थे। इनमें कोई गरीब अमीर ऐसा भेदभाव नहीं था, इसलिए ये अन्य समाजों से भी भिन्न थे। अब देखते हैं जनजातियों के सदस्य क्या क्या काम करते थे। ये जो सदस्य थे वो शिकार करते थे, खेती भी करते थे, भोजन का संग्रह भी करते थे, पशुपालन तो करते ही थे, मछली भी पकड़ते थे। अब इनमें स्पेसिफाइड देखते हैं, महिलाओं के कुछ काम थे, महिलाओं के कुछ अलग काम थे, जिसमें वो पूरा खेती का सारा काम करती थी महिलाएं। जैसे कि जमीन तैयार करना, फिर बीज बोना, पौधों की देखभाल भी करते थे, फसल काटना, फसल को दावकर अनाज कूटना और पीसना, ये सभी काम महिलाएं करती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। बच्चों को भी कुछ काम थे, जैसे कि पौधों की देखभाल करना, चिड़ियों को भगाना, जानवरों को दूर भगाना, जैसे काम बच्चे करते थे। पुरुषों के भी काम थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषों का काम था शिकार करना। और जो पशुओं, अभी पशुपालन तो करते ही थे, वो पशुओं को बड़े बड़े झुंड वो चराने ले जाते थे। और इसमें महिला प्लस पुरुष, इन दोनों के एक साथ जो काम थे वो देखते। जानवरों की सफाई करना, उनका दूध निकालना, फिर बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना, औजार और झोपड़ियाँ भी बनाते थे। ये सब दोनों मिलकर बनाते थे। अब देखते हैं मेहरगढ़ में मृत्यु और जीवन, जो पाकिस्तान में है मेहरगढ़। ये जो मेहरगढ़ है, ये ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक जो हरा भरा समतल स्थान है वहां पर स्थित है। बोलन दर्रा जो ईरान जाने वाले रास्ते पर आता है। यहाँ पर जो स्त्री पुरुष थे, इन्होंने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था।
पुरातत्वविदों को यह खुदाई में, यहाँ पर खुदाई में जो सबसे पहले स्तर में खुदाई होती है वहाँ पर हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है। जो पुरातत्वविद उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले स्तर में हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियाँ मिली है। उसके बाद के जो स्तर निकले हैं वहाँ पर भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है, और जो उसके ऊपर जो स्तर मिले हैं वहाँ पर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली है। यहाँ पर जो घर मिले हैं, घरों के जो अवशेष मिले वो चौकोर या आयताकार आकार के थे, जिसमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। ये देखिए ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कमरे दिख रहे, 1 2 3 और 4 या उससे ज्यादा भी हो सकते, लेकिन 4 कमरे यहाँ पर दिख रहे हैं। 4 कमरे दिखते थे। और फिर उनके वहाँ पे जो लोग थे उनका मृत्यु के बाद भी जीवन है, इस पर विश्वास था। वो कैसे, वो देखते हम। क्योंकि वहाँ पर जो कब्र मिली है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली है, जैसे कि उन मृतकों के साथ कुछ सामान मिले, जैसे कि भेड़ बकरी, वो सामान भी रखते थे। भेड़ बकरियां भी उनके साथ वो दफनाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो परलोक में भी उसे खा सके। ये देखिए हम मेहरगढ़ की एक कब्र देख रहे हैं। ये देखिए ये किसी आदमी का एक शव दिख रहा है, और ये रही ये बकरियां, शायद ये बकरी है या भेड़ बकरी, कुछ भी हो सकती है। इनका यूज वो परलोक में खाने के लिए कर सकते हैं। चलो आगे देखते। दाओ जली हेडिंग, ये नॉर्थ ईस्ट में इसका स्थान है। ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है, और ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर है। चीन और म्यांमार का जो उनकी ओर जाने का जो रास्ता है उस पर यह स्थित है। यहाँ पर कुछ उपकरण मिले, वो पत्थर के उपकरण है, जो खरल, मूसल, ये जो उपकरण ये पत्थरों से बनाए जाते थे। इन उपकरणों से ये लोग भोजन के लिए उपयोग करते थे और अनाज भी उगाते थे। इससे ये पता चलता है, इन उपकरणों से हमें कुछ पता चलती है बातें कि ये लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पर जो जेडाइट पत्थर मिला है, यहाँ पे एक जेडाइट पत्थर मिलता है जो संभवतः चीन से लाया होगा। एक पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर। इस पूरा स्थल को काष्ठाश्म भी, इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले। अब काष्ठाश्म क्या है देखते हैं। ये अति प्राचीन लकड़ी है जो सख्त होकर पत्थर बन गई। इसके नाम में ही उसका विश्लेषण छुपा है। जैसे काष्ठ यानी के लकड़ी और अश्म यानी कि आपको पता ही है पत्थर। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां, जैसे कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले लगभग शुरू हो गया था, और मेहरगढ़ अभी देखा हमने, उस बस्ती का आरंभ भी लगभग 8,000 साल पहले हो चुका था। सो गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।